Hello everyone, welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज की क्लास में हम सुएज क्राइसिस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सुएज क्राइसिस क्या था, पूरा मुद्दा क्या रहा, ये संकट क्या था, वो इस क्लास में हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो फ्रेंड, चलिए अभी जो फिलहाल मैं अनअकैडमी पर जो आप लोग पढ़ा रही हूँ, तो अभी ये ऑनगोइंग है। ठीक है, अभी ये ऑनगोइंग है एक तरह से, तो ये अभी ऑनगोइंग कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो ऑनगोइंग कोर्सेज के अंदर अभी जो आप देखोगे, मैं कंप्लीट कोर्स करा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस पर। ये 3 महीने चलने वाला है, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये 3 महीने चलेगा। इसका टाइमिंग जो है 11 बजे से 12:30 बजे तक है। अभी मेरा एक और न्यू कोर्स आया है, वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs वाला। तो ये कल से स्टार्ट, अभी आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कल भी इसकी क्लास है, कल इसकी क्लास 1 से 2:30 है, मतलब डेली होगी क्लास इसकी। ठीक है, तो जो बच्चे आना चाहते हैं तो वो सभी आ सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। इन कोर्सेज के लिए आप सभी आ सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग जब आते हो तो आपको कैसे आना होता है वो बता देती हूँ। आपको NTA नेट सब्सक्रिप्शन लेकर आना होता है। ठीक है, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल ऑन 6/12 सब्सक्रिप्शन अगर आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मंथ का लेते हो तो 2100 का, 3 मंथ का लेते हो तो ये आपको 5250 का, 6 मंथ का 9450, 12 मंथ का 11550, 24 मंथ का 16800 का पड़ जाता है। आप मेरे अकॉर्डिंग 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हो। इससे क्या होगा, ये आप लोग जब अपने मेरा रेफरल कोड यूज करोगे, मेरा रेफरल कोड जो है वो है मीनाक्षी लाइव। माय नेम इज मीनाक्षी, और आप जब मीनाक्षी लाइव लिखोगे रेफरल कोड में, तब आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस आप अपने क्रेडिट्स को यूज करना, तो ये आपको 9000 समथिंग का पड़ जाएगा, ये 11550 वाला। ठीक है, तो जरूर आइएगा ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं सुएज क्राइसिस को। सुएज क्राइसिस था क्या? तो क्या होता है कि ना, हम एक कहानी की तरह चलेंगे, आप सभी सुनते हुए चलना। तो मिस्र की सरकार, जो मिस्र गवर्नमेंट होती है, ठीक है, मिस्र की सरकार क्या करती है, मिस्र की सरकार ये डिसीजन लेती है 1956 में कि जो स्वेज नहर है, एक स्वेज नहर है, तो उसका क्या करवाएंगे, राष्ट्रीयकरण। एक तरह से राष्ट्रीयकरण किए जाने पर, उसका राष्ट्रीयकरण किया जाना था, मतलब एक तरह से कि ये अपनी कर लेनी थी। एक तरह से जो स्वेज नहर थी, इसका राष्ट्रीयकरण करने पर ये संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मिस्र सरकार 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करा रही होती है। तभी एक तरह से ये जो है बहुत बड़ा एक तरह संकट जो था, ये उभर कर सामने आता है और ये गंभीर रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन हो गया आपका, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया आपका, ठीक है, और आपका इजराइल हो गया। तो ये क्या करते हैं एक तरह से, तो इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम मिस्र पर आक्रमण कर देंगे, हम अटैक कर देंगे, किस पर, मिस्र पर। तो आक्रमण, इस आक्रमण को एक तरह से बड़ा जो ये आक्रमण हुआ, एक तरह से आक्रमण कर दिया इन लोगों ने। पहले डिसीजन लिया कि हम आक्रमण कर देंगे, इन्होंने आक्रमण कर भी दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल मिस्र पर आक्रमण कर देता है और इसकी निंदा पूरे विश्व में की जाती है कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर क्या किया, अटैक किया, उसकी निंदा। ठीक है, लेकिन सोवियत संघ जो हमारा सोवियत यूनियन था, उसको ये धमकी देने का अवसर मिल गया कि वह ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं को संकट से हमला कर देगा, सेनाओं पर रॉकेट से हमला कर देगा। अब यहाँ पर जो सोवियत यूनियन था आपका, तो सोवियत यूनियन को यहाँ पर चांस मिल जाता है कि वो क्या करेगा, यहाँ पर सोवियत संघ जो है उसको ये धमकी देने का मौका मिल जाता है कि वो बोलता है, धमकी देकर बोलता है कि वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं पर रॉकेट से क्या कर देगा, हमला कर देगा। तो अमेरिका ने इसमें उत्तर सोवियत संघ को हंगरी के संबंध में एक तरह से धमकी दे दी। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, उत्तर और सोवियत संघ को हंगरी के संबंध में इसी प्रकार की धमकी दी थी एक तरह से। ठीक है, देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र ने आंग्ल फ्रांसीसी इजराइल आक्रमण जो था आपका, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए विवश कर दिया। संयुक्त राष्ट्र तो उस वक्त चाह रहा था कि भैया कुछ ना हो एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटेन तथा फ्रांस जो था आपका, ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो उसको अपमानित होना पड़ा।
ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस को अपमानित होना पड़ता है। सोवियत संघ ने ब्रिटिश फ्रांसीसी सरकारों को धमकी देकर अरब जगत में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। भाई उसको तो वो फेमस हो गया जब उसने ब्रिटेन और फ्रांस को धमकी दी सोवियत यूनियन ने कि हाँ भाई मैं तुम पे रॉकेट से हमला कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से तो मतलब लोकप्रियता हासिल हुई कि हाँ भाई बड़ा वो किया गया कि अरे सोवियत संघ ने तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है ये। तो सोवियत संघ ने इजराइल के विरुद्ध अरब राज्यों के पक्ष में पहली बार, सोवियत यूनियन ने, ये नोट करने वाली चीज है, ये ध्यान रखिएगा, सोवियत यूनियन ने इजराइल के विरुद्ध, किसके अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, ठीक है, इजराइल के अगेंस्ट क्या करता है, इजराइल के अगेंस्ट अरब राज्यों के पक्ष में पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 1954 में वीटो का यूज किया था। किसका यूज किया था, वीटो का प्रयोग किया था। तो ये ध्यान रखना, सोवियत यूनियन पहली बार वीटो का यूज कब करता है, 1954 में। किसके अगेंस्ट करता है, इजराइल के अगेंस्ट करता है। लेकिन स्वेज के संकट के समय ये जो था सोवियत संघ की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रही थी। जो स्वेज क्राइसिस हुआ, ठीक है, तो उस समय अगर हम देखें जो सोवियत यूनियन की जो रोल था वो इतना अच्छा नहीं था, इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। स्वेज संकट के समय सोवियत संघ के जो था ना खुद भी, वो क्यों नहीं था एक तरह से, क्योंकि सोवियत संघ का खुद उस समय जब स्वेज क्राइसिस हो रहा था तो सोवियत संघ खुद हंगरी के साथ क्या कर रहा था, हंगरी के साथ जो था आपका झगड़े में उलझा हुआ था, विद्रोह हो रहा था वहां पर। मतलब सोवियत संघ और हंगरी के बीच में विद्रोह हो रहा था जब यहाँ पर स्वेज क्राइसिस होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि स्वेज नहर का निर्माण जो था मिस्र की भूमि पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने किया था। अगर आप लोग ये सब बात जानते होंगे, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि जो स्वेज नहर थी ना, जो इस स्वेज नहर थी, ठीक है, तो स्वेज नहर जो थी आपकी, इसका निर्माण जो था वो मिस्र की ही जमीन पर किसने करवाया था, मिस्र की जमीन पर ये जो अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, इन्होंने करवाया था। तो स्वेज नहर कंपनी को ये अधिकार प्राप्त था। स्वेज कैनल कंपनी थी ना, वहां पर एक तरह से स्वेज कैनल कंपनी थी बच्चों, ठीक है, स्वेज कैनल कंपनी थी उस वक्त। तो उसको ये अधिकार प्राप्त था कि वो 1869 के अंदर, ठीक है, 1869 से लेकर 99 वर्ष तक नहर का रखरखाव, उस पर नियंत्रण और निरीक्षण करेगी और उसकी आय से प्राप्त लाभों का उपयोग करेगी। ठीक है, तो उस वक्त जो स्वेज कैनल कंपनी थी उसको ये अधिकार प्राप्त था कि वो स्वेज नहर पर क्या करेगी, स्वेज का नहर का निरीक्षण करेगी, नियंत्रण रखेगी, कंट्रोल करेगी और उससे जो भी इनकम आती है उसका उपयोग करेगी। लेकिन मिस्र ने क्या किया, मिस्र ने 1952 में मिस्र ने, ठीक है, मिस्र ने 1952 के आरंभ में मोहम्मद नजीब तथा कर्नल जमाल अब्दुल नासिर ने सैनिक क्रांति से राजा फर्रुख का तख्ता पलट कर दिया। मतलब ये वहां के लोगों के नाम है बच्चों। ठीक है, 1952 में क्या होता है, जनरल मोहम्मद नजीब तथा कर्नल जमाल अखुल नासिर थे, उनके एक सैनिक क्रांति ने राजा फारूक का तख्ता पलट कर दिया। वास्तविक सत्ता नासिर के हाथों में आ गई। ठीक है, जब तख्ता पलट हुआ तो भाई नासिर के हाथों में तो आ ही जाएगी, है ना। तो 1954 में वो प्रधानमंत्री बन गए। कौन, 1954 में मिस्र के प्रधानमंत्री कौन बन गए, पीएम कौन बन गए, जिन्होंने तख्ता पलट कराया, यानी आपके जमाल अखुल नासिर। क्या नाम है इनका, जमाल, इनका पूरा नाम ध्यान रखना, जमाल अखुल नासिर। ठीक है, तो एक तरह से क्या करते हैं वहां पर, ये एक तरह से आ जाते हैं, इनके हाथों में आ जाती है। 1954 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं ये, और नजीब क्या बन जाते हैं, उस टाइम नजीब प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, जो नजीब थे, जिन्होंने दोनों ने मिलकर तख्ता पलट किया था ना, तो जमाल अखुल नासिर पीएम और ये प्रेसिडेंट नजीब बन जाते हैं। तो नजीब को कुछ समय तक एक तरह से जो अब्दस करके नासिर राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, नासिर एक कुशल योद्धा थे, आपको पता है, एक तरह से जो नासिर थे, मतलब थोड़े टाइम तक नजीब को अब्दस्त करके, मतलब पद से हटा के ये प्रेसिडेंट का पद इन्होंने संभाला, और फिर एक तरह से क्या होता है, और ये नासिर एक बड़े अच्छे से, मतलब एक कुशल योद्धा थे बच्चों। 1954 में आपको 1955 का टाइम पीरियड आपको याद होगा, बांडुंग सम्मेलन होता है बांडुंग सम्मेलन। तो बांडुंग सम्मेलन हमारा जो एक तरह से गुट निरपेक्षता से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर वो बड़े प्रभावित होते हैं।
ठीक है, जमाल आखुल नासिर, ठीक है, बहुत एक तरह से नासिर आपने पढ़े होंगे। तो एक तरह से नासिर तथा टीटो ने मिलकर गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी थी 1961 में, आपको पता ही होगा ये चीज, है ना। अब देखो अब आगे क्या होता है। जो मिस्र था वो अरब राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मई 1948 में इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद नए राज्य के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ना एक तरह से मिस्र जो था अरब राष्ट्रवाद का प्रतीक था, और 1948 में इजराइल की स्थापना होती है। 1948 में क्या होती है, इजराइल की स्थापना कब हुई, 1948 में। तो इजराइल की स्थापना 1948 में होती है, तो तुरंत बाद ही नए राज्य के साथ युद्ध हुआ। तो अरब इजराइल संघर्ष के मध्य जब तनाव इतना बढ़ गया कि शीत जो युद्ध था ना अपने चरम पर पहुंच गया था, और बाद में नाटो के आधार पर 1954 में जो एक प्रस्ताव को मिस्र ने रद्द कर दिया था। मतलब एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको मैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैडो। ये किसके समक्ष लाया जाता है, मिस्र के समक्ष लाया जाता है। इसका मतलब है मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी मध्य पूर्व रक्षा संगठन। तो मध्य पूर्व रक्षा संगठन का प्रस्ताव मिस्र के सामने लाया जाता है, लेकिन मिस्र क्या करता है, रद्द कर देता है, एक तरह से ठुकरा देता है। तो इस प्रस्तावित संगठन का सुझाव ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा टर्की ने सोवियत संघ विरोधी रक्षा संधि के रूप में दिया था। ठीक है, यानी कि जो ये प्रस्ताव था ना, प्रस्तावित संगठन का सुझाव क्या था, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा टर्की जो था उसने सोवियत विरोधी रक्षा संधि के रूप में दिया था, परंतु अरब राज्यों को स्वीकार्य नहीं था। मिस्र ने तो इसे मना कर दिया। अतः क्या होता है 1955 में तुर्की थी और ईरान अमेरिका की पहल पर बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। ध्यान रखना 1955 में जो बगदाद समझौता हुआ था, तो ये बगदाद समझौता किस किस के बीच में होता है, तो बगदाद समझौता आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये तुर्की और ईरान के बीच, जो आपका इराक, ठीक है, तुर्की और इराक के बीच में हुआ था बगदाद, और अमेरिका की पहल पर हुआ था ये। ठीक है, तो अरब देशों को आमंत्रित किया गया। मिस्र ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि भाई मैं तो साइन नहीं करता। तो जिस समय नासिर को अपने देश के लिए आर्थिक और सैनिक दोनों प्रकार की सहायता की जरूरत थी बच्चों, तभी उन्होंने ये अनुभव किया। एक तरह से ऐसा नहीं हो सकता, एक तरह से जो अमेरिका था ना, अमेरिका के निर्माण का निर्णय था, मतलब कि उन्होंने मतलब सारी चीजें देखो, पहले तो मैडो जो था उसको ठुकरा दिया। ठीक है, उसके बाद बगदाद समझौता होता है, तो तुर्की और ईरान के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो है आपका जो मिस्र है वो मना कर देता है, इनकार कर देता है इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से। ठीक है, अब आगे क्या था, अब आगे ये चीज थी कि स्वेज संकट के पीछे मिस्र के द्वारा जो आश्वन हाई जो डैम था उसके निर्माण का निर्णय था। ठीक है, स्वेज संकट के पीछे मिस्र के द्वारा, मतलब वहां पर जो मिस्र था वो क्या चाहता था, चलो मैं लिख देती हूँ, मतलब मिस्र चाहता था कि वहां पर एक डैम बने जिसका नाम था आश्वन हाई डैम। कौन चाहता था, मिस्र चाहता था कि इसका निर्माण हो। ठीक है, तो मिस्र चाहता था कि स्वेज संकट के पीछे मिस्र का ये निर्माण का निर्णय था कि वो इसका निर्माण चाहता था, और इस बांध का निर्माण मिस्र सूडान सीमा के ऊपरी नील नदी पर होना था। मतलब ये नील नदी जो थी ना, नील नदी के ऊपर होना था ये जो आसवन हाई डैम है ना, इसका निर्माण होना था। और इसकी जो लंबाई तय की गई थी कि इसकी लंबाई जो होगी वो 365 फुट होगी। कितनी होगी, 365 फुट होगी इसकी लंबाई। ठीक है, और इस बांध के निर्माण से मिस्र की अर्थव्यवस्था में मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, ये सोचा गया था। ठीक है, कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और मिस्र की लगभग 8,60,000 हेक्टेयर भूमि जो है वो कृषि योग्य हो जाएगी, वहां पर एग्रीकल्चर अच्छे से होने लगेगा। ठीक है, नील नदी सूडान की सीमा तक परिवहन योग्य हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसी सोचा गया था। 1,40 करोड़ डॉलर, ठीक है, मतलब खर्च करने का अनुमान था कि इतना खर्च इस पर होना है। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखो आपको पता ही है वो डैम बनाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा। आपको पता ही है कि हाँ, वो तीन लोगों ने तीन जो देश थे, ठीक है, उसने मिस्र पर अटैक कर दिया सुएज क्राइसिस में। ठीक है, इस ऋण की अगर देखो, अब अगर हम देखें तो दिसंबर 1955 में इस बांध के लिए
अमेरिकी सहायता का प्रस्ताव किया गया और ऋण की बातचीत हुई कि हाँ भाई ये डैम बना लो कोई नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कौन बोलता है? अमेरिका बोलता है। अमेरिका बोलता है कि बना लो डैम, लेकिन 1955 में इस बांध के लिए क्या आता है? आंग्ल अमेरिकी सहायता का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इस ऋण के लिए बातचीत तुरंत ही आरंभ हो गई, परंतु ये विफल रही। मतलब जो बातचीत थी ना, जो लोन के लिए बातचीत हो रही थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब क्या होगा आगे, तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या था बच्चों की, अब बातचीत असफल होने के कारण एक तरह से इसमें मतलब ये माना जा रहा था कि मिस्र ने साम्यवादी चेकोस्लोवाकिया के साथ 1955 में आपूर्ति का समझौता किया था। ठीक है, उस पर रोक भी लगाई थी एक तरह से। ठीक है, तो इसमें मतलब इसका जो विफल हो गया था, इसका कारण ये माना जा रहा था कि मिस्र ने क्या किया था, मिस्र ने साम्यवादी जो चेकोस्लोवाकिया के साथ 1955 में चेक शास्त्रों की आपूर्ति के लिए समझौता किया था, और ये समझौता सोवियत सहायता से संपन्न था। तो इसीलिए भी मतलब ये माना गया कि भाई अमेरिका अब उसकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज थी। तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर 1950 के मध्य शास्त्रों की आपूर्ति पर रोक लगाई गई थी, उसकी हम समझौते से अवहेलना होती थी। ठीक है, तो अरब देशों ने इस समझौते से प्रसन्न थे, परंतु लेकिन क्या होता है, पश्चिमी देशों के मतलब उन लोगों को सख्त आपत्ति थी। आपको पता ही है, दो शीत युद्ध के टाइम में दो बटी हुई आइडियोलॉजी, एक कैपिटलिस्ट है, एक सोशलिस्ट है ना। तो इसी वजह से तो यहाँ पर क्या होता है, मई 1956 में मिस्र के चांग काई शेख सरकार से मान्यता वापस लेकर साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो 1956 में क्या होता है, 1956 में अगर हम देखें तो 1956 में मिस्र ने चांग काई शेख सरकार से मान्यता वापस लेकर साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की, और अमेरिका की प्रत्यक्ष अवमानना थी एक तरह से। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री डलेस थे, वो एक तरह से चांग के समर्थक थे और नासिर को सबक सिखाने का निर्णय करते हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने 19 जुलाई 1956 को नासिर के बीच को ये सूचित कर दिया कि उनका अनुमान असवान बांध के निर्माण की आर्थिक क्षमता मिस्र के पास थी ही नहीं। ठीक है, ये चीज बोल दी उन्होंने, और विदेशी सहायता देने का कोई लाभ नहीं होने वाला था, ऐसी चीजें बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में बांध के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया कि भाई वो तो हो नहीं पा रहा है। मतलब देखो, समझना, दोबारा समझा रही हूँ। अमेरिका के विदेश मंत्री जो थे ना, अमेरिका 1956 में क्या होता है, 1956 में जो चांग काई शेक सरकार से मान्यता वापस लेकर साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी, किसने? मिस्र ने। अब ये क्या था, अमेरिका के प्रति प्रत्यक्ष अवमानना थी भाई एक तरह से। तो अब अमेरिका क्या सोचता है, भाई इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा मिस्र को। तो सबक सिखाने के उससे अब वो क्या करता है, अमेरिका 1956 को नासिर को ये बोलता है, सूचित करता है कि भाई आसवन बांध के जो निर्माण से आर्थिक क्षमता वो मिस्र के पास थी ही नहीं। ठीक है, उसकी विदेशी सहायता देने का कोई लाभ नहीं होने वाला था। मतलब ये बोला कि अगर हम आपको कोई सहायता भी देते हैं तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला हम लोगों को। तो ऐसी स्थिति में बांध के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से स्वेज, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर नासिर जो होते हैं मिस्र के, वो सोचते हैं कि भाई मतलब इतना तो पैसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बांध तो नहीं हो पाएगा, जो आसवन हाई डैम बनाने की सोची है नील नदी पर, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना हम क्या कर दें, एक तरह से हम यहाँ पर एक तरह से क्या कर दें, हम लोग ना स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। ठीक है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। ठीक है, अब स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की यहाँ पर बात आती है कि डैम तो नहीं बन पा रहा, तो चलो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण ही कर दिया जाए। अब राष्ट्रीयकरण की जब बात आती है तभी स्वेज नहर क्राइसिस होता है। ठीक है, तभी स्वेज नहर क्राइसिस होता है। ठीक है, और स्वेज कंपनी के पट्टे की अवधि समाप्त होने में केवल 12 वर्ष रह गए थे, और ऐसा 1869 में उस समझौते के अनुसार नहर पर फ्रांसीसी निर्माता जो फर्डिनेंड, इनका नाम था बच्चों फर्डिनेंड द लेप्सिस, ने मिस्र के साथ संपन्न किया था। मतलब जो एक तरह से किसका वो था, इस जो स्वेज कंपनी के पट्टे की अवधि, मतलब स्वेज नहर पर वो करने की, आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको कि एक कैनल था। ठीक है, वो उस पर कंट्रोल रखता था। ठीक है, तो ये कैनल था, स्वेज कैनल कंपनी थी, तो वो उस पर वो रखती थी। तो जो कंपनी थी ना, तो केवल 12 वर्ष रह गए थे, 12 ईयर रह गए थे। ठीक है, उसका समझौता खत्म होने के लिए उसको जो मतलब अवधि दे रखी है वो समाप्त होने में 12 वर्ष रह गए थे। तो 1869 के उस समझौते के अनुसार जो फ्रांसीसी निर्माता थे, ठीक है, जो आपका नाम, इनका नाम मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इनका नाम है फर्डिनेंड दे
लेसोप्स, ठीक है। तो इन्होंने मिस्र के साथ संपन्न किया था 1869 में बच्चों। इस कंपनी इनके बीच में और मिस्र के बीच में समझौता होता है, ठीक है, जिस पर सुएज नहर पर एक तरह से कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, बोला जाता है कि 99 वर्ष के पश्चात समाप्त होगा वो नियंत्रण, ठीक है। अब सन 1888 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 9 देशों ने हस्ताक्षर किए। इनमें टर्की था, ब्रिटेन था, फ्रांस भी शामिल थे। अब इसमें क्या था, नहर के सभी देशों के जहाजों आवागमन के लिए शांति युद्ध, ठीक है, इन सब के लिए खुला जाना था। तो राष्ट्रपति नासिर ने 26 जुलाई, अब क्या क्या होता है, अब देखो ये आपको पता है 99 वर्ष के लिए हो गई है संधि, 99 वर्ष के लिए हुई थी। कब हुई थी, 1869 में। लेकिन यहाँ पर 1956 में वो क्या सोच रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए सुएज नहर का, ठीक है। तो नासिर क्या करते हैं, राष्ट्रपति नासिर जो है, राष्ट्रपति नासिर ने क्या किया बच्चों, राष्ट्रपति नासिर ने 26 जुलाई 1956 में 26 जुलाई 1956 में ये घोषणा की कि सुएज नहर का संपूर्ण नियंत्रण अब मिस्र अपने हाथों में ले रहा है। अब यहां बात पलटी। अब देखो वहां पर 99 बस, और अभी कितने साल रह रहे हैं, 12 वर्ष अभी और रह रहे हैं, 12 ईयर अभी रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्र सरकार ने क्या बोल दिया, मिस्र सरकार ने बोल दिया कि अब उस जो हमारी सुएज नहर है उसका राष्ट्रीयकरण या पूरा एक तरह से जो सुएज नहर का पूरा संपूर्ण नियंत्रण जो है अब मिस्र अपने हाथों में ले रहा है, ऐसा बोलते हैं। और नासिर ने एक तरह से हर्ष और उल्लास के साथ एक तरह से मतलब ये सब बात होती है, ठीक है। और ये एक तरह से यहाँ पर मतलब अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब उन लोगों को कितना वो लगा होगा जो आपके हैं ये फ्रांस जो है, फ्रांस ब्रिटेन ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें होती हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि अब देखते हैं उन लोगों को कैसा लगा। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस वक्त एंथनी ईडन थे, और फ्रांस के थे, चलो मैं लिख देती हूँ उस टाइम के, आप ध्यान रखना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, ब्रिटिश पीएम थे आपके एंथनी ईडन, क्या नाम था, एंथनी ईडन। और जो आपके फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, फ्रांस के पीएम थे आपके, कौन थे, गाय मोलोट, ठीक है, गाय मोलेट, ठीक है। तो इन्होंने ये निर्णय किया कि नासिर के निर्णय के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करेंगे। भाई ये तो बड़ा गलत किया है इसने, ठीक है। राष्ट्रपति नासिर ने ऐसा कर कैसे दिया, अभी भी 12 वर्ष रह रहे हैं, अभी भी 12 इयर्स रह रहे हैं, उन्होंने कैसे ये ऐलान कर दिया कि भाई सुएज नहर का पूरा कंट्रोल हम अपने हाथों में ले लेंगे। तो यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन को बड़ा बड़ा वो धक्का लगता है, और ये सीधा डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम सीधा क्या करेंगे, अब सीधा हम अटैक करेंगे, किस पर, मिस्र पर, ठीक है। अब यहाँ पर अटैक करने की बात आ जाती है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, अब हम अटैक कर देंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का ये संकल्प था, वो इस मामले में बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब अमेरिका कहता है कि भैया बातचीत से कर लो, निपटा लो बातचीत से, अगर होता है तो, ठीक है, आप क्यों बल प्रयोग कर रहे हो, क्यों अटैक कर रहे हो मिस्र के खिलाफ, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा आइजनवाहर सिद्धांत आपको पता होगा। तो राष्ट्रपति आइजनवाहर ने प्रधानमंत्री जो डलेस थे उनको सैनिक कार्यवाही में कोई दोष नजर नहीं आ रहा था। तो राष्ट्रपति आइजनवाहर ने प्रधानमंत्री ईडन को लिखा था कि सैन्य बल के प्रयोग की बात सोचना भी अबुद्धिमता होगी, आप सैन्य बल आप अटैक कर बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, आप अटैक बिल्कुल मत करना। राष्ट्रपति ने इतना तक बोला कि यदि ब्रिटेन ने सैनिक कार्यवाही की तो नाटो की दरार पड़ सकती है, ये तक बोला गया था। आइजनवाहर जो थे उन्होंने बोला कि अगर भाई तुम अटैक करते हो ना मिस्र पे तो यहाँ पर नाटो में दरार पड़ेगी, नाटो में दरार पड़ सकती है, तो इसलिए बिल्कुल भी वो मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद जो ये विवाद था, शांतिपूर्ण समाधान के बहुत सारे प्रयास होते हैं लेकिन सब असफल होते हैं बच्चों। शांतिपूर्ण समाधान की सोची जाती है कि हाँ भाई हो जाए, लेकिन अंत में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं किसके खिलाफ, मिस्र के खिलाफ। क्योंकि इन लोगों को इसको क्या सिखाना था, इन लोगों को, इन तीनों लोगों ने इस पर अटैक कर दिया मिस्र पर, ठीक है। तो मिस्र पर अटैक किया, तो इसमें षड्यंत्र में इन लोगों ने क्या डिसाइड किया था वो भी सुन लो। इन्होंने इजराइल पर, मिस्र पर आक्रमण करेगा और तुरंत बाद ब्रिटेन, मिस्र और इजराइल दोनों पक्षों की चेतावनी देगा और युद्ध बंद करें, ठीक है। और मिस्र के ना मानने पर ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में हस्तक्षेप कर देंगे, ठीक है। पहले कौन, इन्होंने क्या बोला, इजराइल मिस्र पर आक्रमण करेगा, पहले इजराइल मिस्र पर आक्रमण करेगा, फिर फ्रांस और ब्रिटेन समझाएंगे बड़े भाई की तरह कि अरे भैया मिस्र क्यों कर रहे हो ऐसा,
ठीक है, मत करो। अगर वो नहीं मानेगा तो भैया ब्रिटेन और फ्रांस दोनों कूद पड़ेंगे उस अटैक के अंदर। उस मतलब इन लोगों की एक षड्यंत्र था बच्चों कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करेंगे ताकि हमारी बदनामी भी ना हो, ठीक है, और सारा काम ठीक से हो भी जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये तीनों ये षड्यंत्र रचते हैं। कौन कौन? इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 26 अक्टूबर, ये डेट ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 26 अक्टूबर, ठीक है, डेट क्या है? 26 अक्टूबर 1956 को जो है इजराइल ने मिस्र की सेनाई प्रवेश पर हमला कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं, ये अटैक कर देते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर इजराइल पहले, आपको पता ही है डिसाइड क्या हुआ है कि हाँ भाई पहले इजराइल अटैक करेगा और फिर दोनों बड़े भाइयों की तरह ब्रिटेन और फ्रांस क्या करेंगे? मिस्र को समझाएंगे बुझाएंगे। लेकिन फिर नहीं मानता मिस्र तो वो दोनों भी उस पर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर 26 अक्टूबर 1956 में इजराइल क्या करता है? मिस्र पर अटैक कर देता है। अब मिस्र पर अटैक हो जाता है, अगले दिन ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पक्ष नहर के क्षेत्र से बाहर निकल जाएं, ये चीज बोलते हैं, मांग करते हैं। ठीक है, और फिर ब्रिटेन तथा फ्रांस 31 अक्टूबर को घोषणा करते हैं कि 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने जब हस्तक्षेप आरंभ किया तो इस संकट पर संयुक्त राष्ट्र में विचार चल रहा था। मतलब उन दोनों ने भी अटैक कर दिया बच्चों, उन दोनों ने भी अटैक कर दिया। जब उन दोनों ने अटैक किया ना, जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल तीनों ने मिस्र पर अटैक कर दिया, तब बात पहुंचती यूएनओ के अंदर, तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर इस पर बात चलती है कि भाई हो क्या रहा है ये। ठीक है, उसी दिन सोवियत संघ सेना ने हंगरी पर अपना कब्जा मजबूत कर रही थी। ठीक है, उसी वक्त, उसी टाइम जो 1956 का टाइम है ना, तो सोवियत संघ से हंगरी का चल रहा था। तो इसी वजह से ना सोवियत संघ यहाँ ध्यान नहीं दे पाई, मिस्र की तरफ ध्यान नहीं दे पाई। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ क्या चल रहा था? सोवियत संघ हंगरी का चल रहा था विद्रोह उस वक्त। ठीक है, तो इसी वजह से, तो ये ध्यान रखना, टाइम ध्यान रखना। ठीक है, तो सोवियत संघ ने हंगरी पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। ठीक है, और जो एक तरह से आंग्ल फ्रांसीसी, जो आपको पता ही है, इसमें पैराशूट सैनिकों को मिस्र में उतार कर किया गया था। अगले ही दिन जो समुद्री मार्ग द्वारा सैनिक कार्यवाही के लिए पहुंच गए ब्रिटिश जो थे। ठीक है, और उसी दिन ब्रिटेन ने अपनी सैनिक कार्यवाही रोकने की घोषणा भी की। हिचकिचाहट के बाद फ्रांस ने भी हस्तक्षेप बंद कर दिया। ठीक है, जब ब्रिटिश मना कर देता है कि भाई मैं बंद करता हूं, मैं घोषणा करता हूं बंद करने का, तभी फिर जो फ्रांस है वो भी रोकता है। तो राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि 30 अक्टूबर को इजरायली हमले में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर विचार के लिए आग्रह किया। और अमेरिका द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें इजराइल से कहा गया कि तुरंत युद्ध विराम रेखा के पीछे चला जाए। मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आइजनवार थे, राष्ट्रपति आइजनवार, एक तरह से उन्होंने ये चीज बोली, इजराइल को ये चीज बोली यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के कि भाई जल्दी से इजराइल वापस अपने जहां से उसने आया था वहीं पर चला जाए। ठीक है, एक तरह से। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई थी इसके अंदर बच्चों। आई होप ये क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब क्या होता है, स्वेज संकट के समय राष्ट्रपति आइजनवार का पहला 4 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के कुछ महीने बचे थे। ठीक है, लगभग उन्हीं दिनों में दूसरे कार्यकाल के लिए मतदान में व्यस्त थे। ठीक है, तो युद्ध की निंदा करनी थी, इसलिए से ये सब चीजें चल रही थी। तो फ्रांस के जो आपका ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध अमेरिका और सोवियत संघ का दृष्टिकोण एक समान था। और राष्ट्रपति आइजनवार को पता था कि भाई सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन और फ्रांस निषेधाधिकार का प्रयोग करेंगे, वीटो तो उनके पास, दोनों के पास है ही। ठीक है, तो महासभा में एक प्रस्ताव पेश हुआ 2 नवंबर 1956 को, जिसमें मतदान में 5 के विरुद्ध 64 मतभेदों ने युद्धबंदी को आग्रह किया कि हाँ भाई युद्ध जल्दी से बंद कर दिया जाए। तो महासभा ने 5 नवंबर को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके नहर क्षेत्र में एक शांति सेना नियुक्त करने का निर्णय किया कि भाई एक तरह से क्या किया जाएगा, एक शांति सेना नियुक्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये कब होता है? एक तरह से 2 अक्टूबर, आप डेट लिख सकते हो, 2 अक्टूबर 2 नवंबर है बच्चों। ठीक है, अक्टूबर में तो चल ही रहा था, आपको पता ही है, 2 नवंबर 1956। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आइजनवार बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, वहां पर जो एक तरह से जहां पर वो चल रहा है ना, जो स्वेज नहर है, वहां पर जल्दी से एक शांति सेना नियुक्त कर दो। ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो। इसलिए मिस्र के विरुद्ध सैनिक अभियान 6 नवंबर को समाप्त हो गया। ठीक है, तो 2 नवंबर को ये बोलते हैं और 6 नवंबर को बिल्कुल जो युद्ध चल रहा था उसके खिलाफ वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से
जो स्वेज का संकट भी समाप्त हो जाता है। तो ये एक तरह से मिस्र तो चाहता था, वैसा ही हुआ। एक तरह से लोकप्रियता में वृद्धि हुई। ब्रिटेन और फ्रांस ने बड़ा इनको अपमान भी झेला इन्होंने, और सैनिक का तो धक्का भी लगा। एक तरह से इनको बड़ा क्रिटिक किया जाता है बच्चों, तीनों को। ठीक है, इजराइल, ब्रिटिश और फ्रांस को बहुत ज्यादा क्रिटिक किया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था, और अगर हम देखें तो जो आपका अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त थे, प्रधानमंत्री, जो एक तरह से राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ईडन से इस नीति का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने बोला कि नहीं, आपने ठीक नहीं किया। और स्वेज संकट के कारण 1945 के बाद पहली बार गंभीर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा था। और 5 नवंबर तक हंगरी के विद्रोह को दमन करने में व्यस्त थे। और 6 नवंबर को सोवियत संघ ने अमेरिका के समक्ष प्रस्ताव किया कि उनको मिलकर ब्रिटेन और फ्रांस का मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वेज संकट में ब्रिटेन और फ्रांस ने भारी असफलता के मध्य पूर्व स्थिति बहुत खराब हो गई थी उन लोगों की। ठीक है, बहुत स्थिति खराब थी एक तरह से। ठीक है, तो यही चीज थी। और इस तरीके से जो आपका था स्वेज संकट वो खत्म होता है। ठीक है, और स्वेज जो नहर थी उस पर, ठीक है, एक तरह से वहां पर शांति सेना नियुक्त करवा दी जाती है उस टाइम। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसमें अगर आप देखोगे, हेनरी किसिंजर जो है ना, हेनरी किसिंजर की एक बुक है बच्चों, ये ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड है। ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, एक्चुअली चल नहीं रहा है, 2 मिनट रुकना। देखो, हेनरी किसिंजर की एक बुक है, हेनरी किसिंजर। ठीक है, तो हेनरी किसिंजर की बुक है बच्चों, क्या नाम है, डिप्लोमेसी नाम है। क्या नाम है, डिप्लोमेसी। तो ये बुक आप ध्यान रखना। इसके अंदर उन्होंने स्वेज संकट का सबसे नाशक प्रभाव सोवियत संघ पर पड़ा था। तो ये बताया है कि स्वेज क्राइसिस का जो सबसे बुरा प्रभाव था ना, वो सोवियत यूनियन पे पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें उन्होंने इस बुक के अंदर बताई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके जाएं। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको स्वेज क्राइसिस समझ आ गया होगा।